अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 503 का लेसन नंबर 34 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। क्लासरूम इशू एंड मैनेजमेंट इन ELT। अच्छा जी, अब क्लासरूम मैनेजमेंट पे आ जाए जी। टॉपिक नंबर 182, मैनेजिंग क्लासरूम टू मैक्सिमाइज स्टूडेंट लर्निंग। क्या होता है क्लासरूम मैनेजमेंट? रेफर्स टू टीचर्स बिहेवियर दैट फैसिलिटेट्स लर्निंग। टीचर जिस तरह का बिहेवियर रखेगी क्लासरूम में, वो जी क्लासरूम मैनेजमेंट में आता है। मतलब इस बिहेवियर में हर तरह का बिहेवियर आ सकता है। टीचर कैसे मैनेज कर रही है क्लास को, कैसे पढ़ा रही है, कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रही है, कैसे बच्चों के प्रॉब्लम्स हैंडल कर रही है, कैसे वो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करके करवा रही है। इसमें सारी मैनेजमेंट आती है क्लासरूम की। ठीक है। वेल मैनेज्ड क्लासरूम इंक्रीज लर्निंग। ठीक हो गया। मैनेजिंग क्लासरूम टू मैक्सिमाइज लर्निंग, तो उन्होंने कहा है कोई ऐसी 3 जो होती हैं स्किल्स होनी चाहिए टीचर में, जिससे जी आप क्या करते हैं, स्टूडेंट्स लर्निंग को सपोर्ट कर सकते हैं, या आप एक मैनेजिंग वेल मैनेज्ड क्लासरूम बना सकते हैं। वो कौन सी स्किल्स हैं? वो जी हैं, टीचर हैज़ एक्सीलेंट क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स। सबसे पहले उसके पास मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। टीचर हैज़ गुड इंस्ट्रक्शनल स्किल्स, उसके पास जो उसने कंटेंट प्रोवाइड करना है, वो जो इंस्ट्रक्शन बच्चों को देनी है, वो अच्छी तरह डिलीवर करने की स्किल्स होनी चाहिए। टीचर हैज़ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टूडेंट्स सक्सेस। ये 3 स्किल्स होंगी टीचर के पास, तो इन 3 स्किल्स से एक पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है। एक वेल मैनेज क्लासरूम होगी अगर ये 3 स्किल्स बच्चों में टीचर में होगी। अच्छा जी, व्हाट डज अ वेल मैनेज क्लासरूम लुक लाइक? स्टूडेंट्स आर डीपली इन्वॉल्व विद देयर वर्क। द क्लाइमेट ऑफ द क्लासरूम इज़ वर्क ओरिएंटेड बट रिलैक्स्ड एंड प्लेजेंट। ठीक है। वेल मैनेज क्लासरूम ऐसी ही नज़र आती है कि हर बच्चा जानता है कि उसने क्या करना है, और वो क्लास वर्क ओरिएंटेड होती है। अब इतनी भी वर्क ओरिएंटेड नहीं होती कि बस हर कोई काम में लगा हुआ है। ये कि क्लासरूम का जो है माहौल पॉजिटिव है, बट ये कि वर्क ओरिएंटेड है। हाउ टू सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग जी, ऊपर जो उन्होंने 3 स्किल्स बताई हैं ना, उन्होंने उन्हीं को खींच के उन्होंने इसमें लिख दिया है। तो जी हाउ टू सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग, सबसे पहले जी उनका कहना है टीचर को क्लासरूम के रूल्स और प्रोसीजर्स जो हैं वो बच्चों के साथ डिस्कस करने चाहिए, क्रिएट कर देने चाहिए, ताकि बच्चों को पता हो कि उन्होंने क्या करना है। एक पॉजिटिव प्रोफेशनल रिलेशनशिप टीचर को इस्टेब्लिश करना चाहिए बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, और उसे क्या होना चाहिए, इंचार्ज एंड कोऑपरेटिव। इंचार्ज भी होना चाहिए टीचर को, और बच्चों के साथ कोऑपरेटिव भी होना चाहिए। इसके अलावा उसकी इंस्ट्रक्शनल स्किल्स कमाल की होनी चाहिए। और जो स्किल्स टू मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस जी, बच्चों को जो वो पढ़ा रही है, जो वो सिखा रही है, उसको मॉनिटर करना भी उसे आना चाहिए। तो ये जी कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने कहा है जिससे आप अपने स्टूडेंट लर्निंग को सपोर्ट कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 183, टीचिंग इन क्रॉस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। व्हाट इज़, मैं इस वाले पैराग्राफ में, व्हाट इज़ योर कल्चरल इंटेलिजेंस? कल्चरल इंटेलिजेंस से क्या मुराद होता है? सबसे पहले तो इट इज़ द सम ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स विच इनेबल्स अ वॉलंटियर टीचर टू वर्क सक्सेसफुली विद students, fellow teachers, administrators and parents at a host school। अच्छा जी, कल्चरल इंटेलिजेंस ये होती है कि आपके अंदर एक कॉमन सेंस मौजूद है। आप ना एक इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद हैं, यहाँ पर डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के टीचर्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो उनके कल्चर्स से आहिस्ता आहिस्ता उनके कल्चर्स को जान के उनके साथ काम करना, एक कॉमन सेंस को अपनी यूज़ करते हुए उनके कल्चर को जान के उनके साथ काम करना, ये जी कल्चरल इंटेलिजेंस कहलाती है। उनका कहना है यू आर नॉट बॉर्न विद कल्चरल इंटेलिजेंस नॉर इट इज़ एक्वायर्ड ओवरनाइट, कि आप कल्चरल इंटेलिजेंस के साथ पैदा नहीं होते, आप ना इसे रातों रात हासिल कर सकते हैं। आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं
आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप उनका कल्चर, उनकी बातों से जानने लगते हैं, उनके कामों से जानने लगते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप फेमिलियर होते हैं उनके कल्चर से और उनके साथ काम करते हैं फिर उसी लिहाज से। तो ये जी कल्चरल इंटेलिजेंस होती है। हाउ डू यू गेन कल्चरल इंटेलिजेंस? सबसे पहले जी आप किस तरह कल्चरल इंटेलिजेंस हासिल करते हैं। सबसे पहले तो ये उनका कहना है कि आपको अपने कल्चर का जो है चीज़ें पता होनी चाहिए, अपनी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, अपने कल्चरल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। सेकंड, आपने क्या करना है कि आपने ऑब्ज़र्व करना है अपने इर्द गिर्द के माहौल को, जिस माहौल में आप डिफरेंट कल्चर्स के लोग देख रहे हैं, जिस माहौल में आप मौजूद हैं, आपने उन लोगों को देखना है, ऑब्ज़र्व करना है और आपने कोई जजमेंट नहीं देनी, आपने बस ऑब्ज़र्व करना है। उसके बाद जी आपने एक जर्नल से स्टेटमेंट अपने दिमाग में बिठा देनी है। फिर जी आपने उस स्टेटमेंट को वक्त के साथ साथ मॉनिटर करते रहना कि अच्छा ये ऐसे ही है जिस तरह मैंने इसे समझा। अगर आप फिर भी स्टिल कंफ्यूज हैं, आप जी सवाल पूछ सकते हैं अगले से विदाउट एनी जजमेंट। ये आप याद रखें, आपने जजमेंट नहीं करनी, आपने बस एक सवाल पूछना है, एक पूछने की गर्ज से, एक जानने की गर्ज से। ठीक है। फाइनली जी अडैप्ट सम बिहेवियर दैट इनेबल यू टू फंक्शन इन द कल्चर। आप ऑब्जर्वेशन करने के बाद, एक फाइनल रिजल्ट निकालने के बाद फाइनली एक ऐसा बिहेवियर अपना लें जो कि उसके कल्चर के साथ भी हो और आपके कल्चर के साथ भी हो। वो क्या कहते हैं, बस काम हो जाए अगले के साथ मिलके। ठीक है, ये करना है आपने। टॉपिक नंबर 184, स्ट्रैटेजीज फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं? क्रिएट एन इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। अच्छा जी, अब ये पूरा टॉपिक ना आपने खुद रीड करना है और इसको रीड करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। हर वो चीज़ जो आपके साथ आज तक स्कूल में होती आ रही है या जो आपका स्कूल का कल्चर आज तक आपको दिखाया गया है, हमारे पाकिस्तानी कल्चर की बात कर रही हूँ, पाकिस्तानी स्कूल्स के कल्चर की बात कर रही हूँ। हर वो चीज़ जो आपके साथ आज तक स्कूल में होती आ रही है, आपने उसके ऑपोजिट में सोचना है। वो ऑपोजिट करके तो आपने ये पढ़ना है, तो आपको लगेगा हाँ अब मुझे सही समझ आ रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें हर वो बात लिखी हुई है जो हमारे कल्चर में नहीं होती, स्कूल के हमारे यहाँ पे नहीं की जाती। तो आपने ना ऑपोजिट वे में करके सोचना है, कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। क्रिएट एन इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, इस्टेब्लिश क्लासरूम प्रोसीजर, क्रिएट अ मोटिवेशनल इन्वायरमेंट। ये सारे जी उन्होंने काफ़ी डिटेल में करके लिखे हुए हैं। इतना कोई जिसे कहना ना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप खुद से समझ नहीं सकते, आपने ये खुद एक बार रीड आउट करना है। ठीक है। टॉपिक नंबर 185, मैनेजिंग डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर। अच्छा जी, अब ऐसे बिहेवियर जो कि क्लास मैनेजमेंट में डिस्ट्रप्ट पैदा करते हैं, रुकावटें पैदा करते हैं, ऐसे बिहेवियर्स को कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले जी टीचिंग एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स, कि जी टीचर जो है वो पहले से ही जो एक्सपेक्ट करती है स्टूडेंट्स है वो उसे बता दे कि जी मैं आपसे ऐसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करती हूँ, आपको इस तरह बिहेव करना है क्लासरूम में। सबसे पहला तो ऐसे वो कर सकती है मैनेज। सेकंड है रीइंफोर्स अप्रोप्रिएट क्लासरूम बिहेवियर, कि जी अगर एक बच्चे ने खुद से एक अच्छा काम कर दिया है तो टीचर क्या करती है, या तो वो उसके अच्छे काम को इन्फोर्स करे, उसे हौसला अफजाई दे, उसके उस अच्छे काम को उसके पेरेंट्स के साथ शेयर करे, पूरी क्लास के साथ शेयर करे, इस तरह करके उसको हौसला अफजाई दे। इस तरह भी कर सकती है। इम्प्लीमेंटिंग डिसिप्लिन, कि जी आप रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो क्या कहें अब इम्प्लाई करें। अच्छा जी, उनका कहना है व्हाट इज़ कंसीडर्ड इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड हाउ शुड यू मैनेज इट, कि आप किस चीज़ को इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं और आप इसे कैसे मैनेज करते हैं। तो जो उनका कहना है इसका आंसर जो है वो डिपेंड करता है टीचर पे, कि टीचर स्टूडेंट के किस बिहेवियर को इन अप्रोप्रिएट समझती है और टीचिंग सिचुएशन क्या है, मतलब किस सिचुएशन में वो किस बिहेवियर को इन अप्रोप्रिएट समझती है और किस सिचुएशन में क्या समझती है। तो जी जैसे कि उन्होंने मिसाल दी कि अगर बात करने की बात आए कि स्टूडेंट एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो जी ग्रुप वर्क तक तो ये अच्छी बात है, टीचर इसे टॉलरेट कर सकती है, इस बिहेवियर के साथ गुजारा कर सकती है। बट अगर रिटर्न टेस्ट की बात आए या किसी भी ऐसे टेस्ट की बात आए तो फिर इस तरह की वो चीज़ें टॉलरेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये जी टीचिंग सिचुएशन ये होता है। ठीक हो गया।
कॉन्सिक्वेंसेस एंड और पनिशमेंट। जी पनिशमेंट हमें पता है, पनिशमेंट का उनका कहना है इज़ अ पेनल्टी इम्पोज्ड फॉर रॉन्ग डूइंग। कोई भी ऐसा काम जो गलत किया जाए, अगेंस्ट नॉर्म्स किया जाए, या टीचर कह रही हूँ स्टूडेंट अगेंस्ट नॉर्म्स करे जी, उसकी पनिशमेंट दी जाए, ठीक है, वो पनिशमेंट में आता है। पेनल्टी मतलब स्टूडेंट वो पेनल्टी भरता है। कॉन्सिक्वेंसेस जी नताइज होते हैं कि स्टूडेंट ने एक काम किया, उसको उसके नताइज देखने पड़े, जैसे कि वो उसने सारा साल नहीं पढ़ा, ठीक है, सारा साल छुट्टियां करता रहा, तो एट द एंड ऑफ द सेशन उसके नंबर कम आए, तो ये जी उसके कॉन्सिक्वेंसेस में आता है। बिहेवियर टिकट्स जी, बिहेवियर टिकट्स क्या होती हैं? जब एक स्टूडेंट एक बिहेवियर गलत बिहेवियर शो करता है तो टीचर क्या करती है, एक टिकट उसे दे देती है। मैक्सिमम 3 टिकट्स की जो होती हैं वो कैपेसिटी होती है कि जी अगर 3 टिकट्स उस बिहेवियर पे या किसी भी बिहेवियर पे स्टूडेंट को 3 टिकट्स टीचर ने दे दी है, तो उन 3 टिकट्स के बाद स्टूडेंट को वो जो टीचर बोलेगी वो करना पड़ेगा। जो भी कोई पनिशमेंट दे सकती है, कोई कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है जो उसे फेस करना पड़ेगा, वट ये होता है बिहेवियर टिकट्स। डिसिप्लिन आइडियाज़ पे आ जाए जी, टीचर क्या करती है, कुछ डिसिप्लिन टूल्स होते हैं जो यूज़ करती है टू इम्प्लाई डिसिप्लिन। वो क्या है, पुट ऑन योर बिजनेस फेस के उनका कहना है कि कुछ टीचर्स जो होते हैं वो इस तरह एक पोकर फेस होता है ना, वो रख लेते हैं एक बिजनेस फेस बना के, तो थोड़े मिनट ना 10 सेकंड के लिए सही घूरियाँ डाल के बच्चे को देखते हैं ऊपर से नीचे तक, फिर उसकी आंखों में देखते हैं और उसे ये सोचने में मजबूर कर देते हैं कि अब क्या होगा, ये टीचर देखता जा रहा है, अब क्या होगा। तो जी इस तरह भी मिसबिहेविंग स्टूडेंट को कंट्रोल किया जा सकता है, ये डिसिप्लिन एक टूल है। अच्छा जी, कॉन्सिक्वेंसेस पे आ जाए, उनका कहना है नेचुरल और लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो डायरेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर कैसे डायरेक्ट होते हैं, जैसे कि एक बच्चे ने गंद फैलाया, इसका डायरेक्ट क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, क्या नतीजा होगा कि जी उसे साफ़ करने पड़ेगा, उसे फिर क्लासरूम साफ़ करनी पड़ेगी। जी आपका ये डायरेक्ट नतीजा है जो आपने ये काम सर अंजाम दिया। एक होता है अननेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, इसका इनडायरेक्ट राब्ता होता है उन कामों से जो आपने किए। क्या, जैसे कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मारा और बस सही रख के मारा, कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं मारा, तो टीचर ने क्या किया, टीचर उसे प्रिंसिपल के पास ले गई। तो जी ये इनडायरेक्ट जो है कॉन्सिक्वेंसेस है। ये तो नहीं ना हो रहा कि एक बच्चे ने उसे मारा तो टीचर ने उस बच्चे को मार दिया, टीचर ने तो उठा के प्रिंसिपल की तरफ ले गई ये काम, ठीक है। टॉपिक नंबर 186 असेसमेंट ग्रेडिंग एंड चीटिंग। जी असेसमेंट हमें पता है, हमारे एक असेसमेंट ही तो है जो हमारे स्कूल्स में चलती है, और चलता क्या है, सारी रेस ही असेसमेंट की है। असेसमेंट एंड ग्रेडिंग आर एसेंशियल टास्क फॉर ऑल एजुकेटर्स। 3 किस्म की जो होती हैं असेसमेंट ये होती हैं। प्री असेसमेंट गैदर बेस लाइन डाटा, मतलब असेसमेंट के प्री असेसमेंट क्या होती है कि एक असेसमेंट से पहले एक जनरल सी जो होती है ना बच्चों की प्रोग्रेस देखने के लिए, ठीक है, एक मॉनिटरिंग प्रोग्रेस फॉर्मेटिक असेसमेंट आ जाती है जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, ठीक है। पोस्ट असेसमेंट आ जाती है, जिस तरह समेटिव असेसमेंट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा ना कि एक वो असेसमेंट ले ली गई है, उसके बाद में जी देखा गया है कि बच्चों ने पूरे साल में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ठीक है। तो द टूल्स टू असेस एंड मेजर लर्निंग और गैदर एविडेंस, ये सारे ऐसे टूल्स हैं, टेस्ट हो गए, क्विजेज हो गए, वर्कशीट्स हो गई, प्रेजेंटेशंस हो गई और असाइनमेंट्स जो हमें दी जाती हैं, सारे ऐसे टूल्स हैं जिससे हमें असेस किया जाता है। इसमें जी एक ग्रेडिंग भी आती है। ग्रेडिंग क्या होता है, एन एवेल्युएशन प्रोसेस टू मेक जजमेंट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ अ स्टूडेंट्स वर्क एंड पॉइंटिंग और ग्रेड्स आर असाइंड। जी इसमें स्टूडेंट के वर्क को एक वैल्यू दे दी जाती है, ग्रेड उसे दे दिया जाता है। जैसे कि हमें हमारा इतना अगर परसेंटेज आए तो हमें ग्रेड ए दे दिया जाता है, बी दे दिया जाता है, वट। चीटिंग ये जो उनका कहना है, हाउ डज चीटिंग अफेक्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप लर्निंग, कैसे टीचिंग यानी चीटिंग जो है वो इफ़ेक्ट करती है इंडिविजुअल और ग्रुप लर्निंग पे। उनका कहना है टीचर की जो क्रेडिबिलिटी होती है ना वो इस चीटिंग से ख़त्म हो जाती है। मतलब एक टीचर अलाउ कर रही है कि आप चीटिंग कर सकते हैं, उससे उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रही है, स्टूडेंट उसको किसी खाते में नहीं लेते होते।
ठीक है, फिर जी उनका कहना है जो ऑनर्स स्टूडेंट होते हैं जो कि चीटिंग को नहीं प्रेफर करते, उनको इस ये डिसएडवांटेज होती है उनके लिए ये चीज़, क्योंकि वो कहते हैं कि वो जो जिन बच्चे ने नहीं पढ़ा, जिस बच्चे ने वो चीटिंग करके वो पास हो रहा है, तो मैं तो फिर पढ़ा तो मैं चीटिंग करके और नंबर क्यों ना ले लूँ, मुझे क्या पड़ी हुई है कि मैं ऑनेस्टी का करूं। बहरहाल जी अब आगे एक और क्या है, अनचेक्ड चीटिंग कैन इरोड स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न। जब एक चीटिंग मुसलसल जारी है और उसका कोई नोटिस नहीं ले रहा, तो फिर स्टूडेंट के पास ना इतने मोटिवेशन नहीं होती कि मैं क्यों पढूं भाई, जब चीटिंग से मैं पास हो सकता हूँ तो फिर क्यों पढूं। ठीक है, बस जी इसके बाद ये जितना भी है इसको आप एक बार रीड आउट कर लेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ना तो आपकी मर्ज़ी। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, तो हम याद रखें। अल्लाह हाफिज़।